छात्रों, मैं आज फिर एक नया वीडियो अपलोड कर रहा हूं जो कि क्लास 10 इतिहास से संबंधित है और यह पाठ बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों में सम्मिलित है। जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया। जो पूर्वी एशिया के देश हैं, इंडो चाइना, जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया हैं, उनके यहाँ जो उपनिवेश आंदोलन चला और राष्ट्रवाद की जो भावना पनपी, और दक्षिण एशिया के देश जिसमें कि भारत प्रमुख हैं, वहाँ पर जो राष्ट्रवादी भावना पनपी और दोनों में कितनी समानता है, इस वीडियो में मैं यही बात आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडो चाइना के कंट्री हैं, जिसमें वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, यह इंडो चाइना इसलिए कहा जाता है कि इन पर भारत के बौद्ध धर्म और चीन के लाओ त्से और कन्फ्यूशियस का प्रभाव था। वहाँ पर फ्रांसीसियों ने अपना कब्जा किया और उपनिवेश जमाया, तो भारत पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया, यानी कि दोनों शक्ति यूरोपीय थी। उसी तरह से वहाँ पर उन्होंने फ्रांसीसी भाषा का प्रचार प्रसार किया, शिक्षा का माध्यम बनाया, तो अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का आधार बनाया और वर्नाकुलर एक्ट तक बना दिए। वहाँ भी इनकी भाषा के साथ साथ धर्म ईसाई था, वहाँ ईसाई का प्रचार प्रसार किया, तो भारत में भी इसका प्रचार प्रसार किया। इनका कहना था कि यह भारत जैसे पिछड़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कहा कि भारत में हम नई सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं कि कैसे शासन किया जाता है। तो इंडो चाइना कंट्रीज़ में भी इन लोगों ने यही काम किया। लूटने के लिए इस देश में, जहां भारत में भी भूमि सुधार कानून बनाया, वहां भी इंडो चाइनीज़ कंट्री में इन्होंने भूमि सुधार कानून बनाया, लेकिन उद्देश्य सुधार नहीं था, बल्कि लूटने में आसान करने की व्यवस्था थी। वहां भी अनुबंध आधारित व्यवस्था की, जिसमें मजदूरों के साथ बहुत अन्याय किए जाते हैं, और भारत में भी अनुबंध आधारित व्यवस्था थी, जिसके कारण से यहाँ के मजदूरों की स्थिति खराब हो गई। वहाँ न्याय व्यवस्था पूरी तरह से फ्रांसीसी के अधीन थी और भारत में भी न्याय व्यवस्था अंग्रेज़ों के अधीन थे। और इवन यह स्थिति थी कि भारत में तो इन्होंने रॉलेट एक्ट जैसे एक्ट बना दिए। वहाँ फ्रांसीसी स्कूलों की स्थापना की, जिसका कि प्रमुख उद्देश्य था कि फ्रांसीसी भाषा, धर्म और फ्रांसीसी व्यवस्था का प्रचार प्रसार करना, ताकि एक फ्रांसीसी नागरिक पैदा हो जो रंग रूप में इंडो चाइनीज़ हो। और भारत में भी इनका उद्देश्य यही था कि एक अंग्रेज पैदा हो, भले ही उसका शरीर भारतीय हो। इसके साथ साथ वहाँ पर जब लोगों के अंदर जागरूकता आई, तो वहाँ पर हवा जैसे आंदोलन चलाए गए, जो कि मुख्य रूप से उपनिवेशी व्यवस्था के विरुद्ध था। तो भारत में भी हम देखते हैं कि जनजातीय आंदोलन ने अपना रंग रूप दिखाया और उसका भी प्रभाव अंग्रेज़ों पर पड़ा, और इसमें बिरसा मुंडा जैसे अनेक लोग आगे आए। अनेक रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी का गठन वहाँ भी हुआ, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि किसी तरह से औपनिवेशिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना। तो भारत में भी इंडियन एसोसिएशन और अनेक सोसाइटी का गठन हुआ, जिसमें आप एनी बेसेंट का भी हम नाम जानते हैं, और साथ ही साथ इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, बंगाल और चेन्नई जैसे अनेक एसोसिएशन बनाए गए। वहाँ पर हो चिन मिन्ह जैसे नेता आगे आए और उन्होंने लोगों के अंदर जागरूकता लाने का काम किया, साथ ही साथ एक फौलादी मोटिवेशन पैदा किया, जिसका प्रभाव आगे चल के मिला। तो भारत में भी हम देखते हैं कि लाल, बाल, पाल इत्यादि नेताओं का उदय हुआ, जिसने लोगों को जगाने का प्रयास किया, और इसका प्रभाव यह पड़ा कि लोगों के अंदर जागरूकता आई। सितंबर 1945 में वियतनाम और स्वतंत्र हो गया, और उसी तरह से भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। इन सब बातों को हम यदि देखते हैं, तो यह दोनों के दोनों यूरोपियन पावर थे, और दोनों के दोनों का उद्देश्य इन क्षेत्रों को लूटना था। और कहीं भी इन्होंने काम तो भले ही भलाई के नाम पर किया, इन देशों में अलग व्यवस्था थी और ये जहाँ शासन करते थे वहाँ अलग व्यवस्था थी, लेकिन पूरी तरह से स्थानीय
जहाँ पर इन्होंने कॉलोनी बनाए, जहाँ पर उपनिवेश स्थापित किए, वहाँ की पूरी सिस्टम को इन लोगों ने तहस नहस कर दिया, जिसका प्रभाव आज इनके जाने के 80 वर्षों के आसपास भी हम पाते हैं कि आज भी वहाँ में बेहतर सुधार नहीं हो पाई है और इतना लूटा इन लोगों ने जिसका कि जवाब नहीं है। तो इस तरह से इस अध्याय में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से दोनों में काफ़ी समानता है। यदि इस दोनों को मिला करके देखा जाए तो हमें बहुत सारी चीज़ों को समझने में आसान होती हैं। फिर अगले वीडियो में मैं आपको एक नए चैप्टर के साथ कुछ नई बात बताने का प्रयास करूंगा। तब तक जय हिंद।